क्या है क्वेश्चन? अशोक की जीवनी और उपलब्धियों को लिखें। देखो, अशोक के जीवनी और उपलब्धियों को लिखें, यह दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेजुएशन स्तर में, जो अशोक की महानता का वर्णन करे, या कंपटीशन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब कारण यह है, जो अशोक की जीवनी से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है। वैसे तो ग्रेजुएशन स्तर का क्वेश्चन ये बड़ा ही उत्कृष्ट है। देख लो इस प्रश्न का उत्तर। भारत में मौर्य साम्राज्य सो एक उत्कृष्ट साम्राज्य कहा जाता है, जिस साम्राज्य के नेतृत्व में देश में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल हुई, और देश का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी काफ़ी महत्ता बढ़ी। मौर्य साम्राज्य की जहाँ तक स्थापना का सवाल है तो चंद्रगुप्त के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन इसे सुस्थापित, सुप्रतिष्ठित, सुदृढ़ एवं विश्व विख्यात करने का श्रेय उसके पुत्र अशोक को दिया जाता है। अशोक के आरंभिक जीवन में कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं दिख पड़ता है, किंतु बहुत सारे साक्ष्य ऐसे प्रस्तुत हुए हैं जो इस बात की पुष्टि करता है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा था, इसलिए उसे क्रूरता के कारण उसे चंडाशोक कहते हैं। चंडाशोक, तो चंडाशोक इसीलिए कहा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछता है कि उन्हें चंडाशोक क्यों कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें भी आ जाता है कि वह 99 भाइयों को वध करके इस ये गद्दी पर बैठा था, इसलिए चंडाशोक थे। अपने पिता के समय में अशोक अवंती राज्य का राज्यपाल रह चुका था। उनका महादेवी नाग की शाक्य कुलीन विदिता की राजकुमारी से विवाह हुआ था, और उसी के संतान अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थे। अवंती ने अशोक की तक्षशिला विद्रोह के लिए भेजा गया था। अवंती ने ये अशोक को तक्षशिला विद्रोह के लिए भेजा गया था, और कुछ इतिहासकार इस के अनुसार अशोक ने राज्य की बागडोर 274 ईस्वी पूर्व में अपने हाथ में ले ली, परंतु कुछ राज्याभिषेक का ऐसा भी मानना है कि जो राज्याभिषेक 4 गर्ग पश्चात अर्थात 270 ईस्वी पूर्व हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो सिंहासन पर बैठे अशोक के लिए अपने भाइयों से अवश्य लड़ना पड़ा होगा, और परंतु कोई निश्चित प्रमाण इसके लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन एक बात उनकी बहुत महत्ता वाली है, जो अशोक का विजय, अशोक के विजय के परिप्रेक्ष्य में जब जाते हैं तो यह जानकारी मिलती है, राज्यारोहण के पश्चात अशोक ने अपने पूर्वजों की दिग्विजय की नीति को अपनाया। यद्यपि अपने पूर्वजों से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त था, किंतु अशोक संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। कलहन की राज तरंगनी से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि इससे पहले कश्मीर पर विजय उन्होंने प्राप्त की। ऐसी अनुश्रुति है कि अशोक ने ही कश्मीर को बसाया, बनाया। कश्मीर में श्रीनगर की घाटी में भी उसने अनेक चैत्यों और स्तूपों का निर्माण किया, जो आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद इसे कलिंग पर विजय प्राप्त करना था, और इस संदर्भ में वे आगे चले और भारत के दक्षिण पूर्व में ये अपनी स्थापना का कदम को बढ़ाते हुए चल दिए। अब कलिंग नंद सम्राटों के अधीन था ये कलिंग, किंतु उसके पतन के पश्चात कलिंग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उस समय अशोक के राज्य कश्मीर से लेकर के नेलोर तक और बंगाल के हीरा तक फैला हुआ था, परंतु कलिंग के कारण उसका दक्षिण पूर्वी भाग
असुरक्षित था। अतः इस पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग सम्राट के पास एक विशाल सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार कलिंग राज्य के पास 30,000 पैदल, 10,000 अश्व और 7,000 हाथी थे। अशोक ने अपने विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। इस भयंकर युद्ध के दौरान रण क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति मारे गए, 1.5 लाख व्यक्ति कैद कर लिए गए और इससे भी कई गुने अधिक काल कबलित हो गए, काल के गाल में समा गए। अंग भंग हो जाने के फलस्वरूप बहुत से शत्रु पंगु बन गए थे, जिनकी स्थिति बड़ा ही दर्दनीय और असहनीय थी। मौर्य साम्राज्य में इस चीज़ का उल्लेखन है। मौर्य साम्राज्य के सम्मिलित हो जाने के से मलाया, जावा, श्रीलंका आदि देशों के मगध का प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। कलिंग विजय के पश्चात इतिहास की धारा की मोड़ बहुत स्पष्ट रूप से ली। 13वें शिलालेख के अनुसार इतने व्यक्ति जो मारे गए, मरणासन हुए, उनकी हत्या हुई, यह देखकर अशोक का हृदय पिघल उठा। उसे युद्ध से घृणा हो गई और रणभूमि में उसने प्रतिज्ञा की कि यह जीवन भर युद्ध नहीं करेगा। उसने अपने महान पूर्वज बिंबिसार के द्वारा मगध की दिग्विजय की नीति को त्याग कर धर्म विलय की नीति को अपना लिया और इस प्रकार कलिंग का युद्ध मगध एवं भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और यह बहुत ही चिंतनीय बात के साथ साथ एक गौरवान्वित बात भी हो जाने को साबित करता है, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा लगभग 300 वर्षों से चली आ रही नीति का अशोक ने परित्याग कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो भी साम्राज्य रहे हैं वह काटमार और युद्ध के द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में एक नवीन युग का शुरुआत होती है। सैनिक विजय युग से निकल करके आध्यात्मिक विजय के युग में प्रवेश माना जाता है। इससे पहले सैनिक की काटमार से ही युद्ध जीता जाता था और अपना क्षेत्र विस्तार किया जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद भावना, परोपकारिता की बात और साथ साथ आध्यात्मिक विचार दे करके युग जीतने की बात आई। कल्याणकारी भावना जो आया ना, तो इसे आध्यात्मिक विजय के युग माना जाता है। कलिंग युद्ध वास्तव में अशोक जीवन का एक वर्तमान बिंदु सिद्ध हुआ। इस युद्ध में हुए भीषण हत्याकांड और भीषण रक्तपात के बाद अशोक के दिमाग बड़ा ही जबरदस्त रूप से इस बात से आघात में आया और इसके तुरंत ही बाद उसने यह निश्चय कर लिया कि भविष्य में वह युद्ध नहीं करेगा और युद्ध यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा करेगा, जो एक उल्लेखनीय बात है। कभी कभी पूछता है जो कब उन्होंने धर्म यात्रा की बात की, तो वही कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने यह बात क्या, युद्ध यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा को अपनाया। युद्ध घोष के स्थान पर उन्होंने धर्म घोष करेगा और मैत्री तथा सद्भावना सदैव उनकी आत्मा होगी, इस बात को अपनाया। अशोक ने अपने केवल स्वयं ही युद्ध न करने की नहीं निश्चय किया, वरन उसने अपने पुत्र तथा पौत्र को भी युद्ध न करने का आदेश दिया। अब सम्राट के विचार में वास्तविक धर्म विजय कही जाएगी। अतएव मेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की गूंज सुनाई देने लगी और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय का प्रयत्न किया गया। अशोक के जब हम साम्राज्य विस्तार को देखते हैं तो अशोक ने अपने पूर्वजों का एक विस्तृत साम्राज्य हिरात, कदहार, बिलोचिस्तान और काबुल आदि घाटी तक उनको मिला था।
ये चुआन चियांग के अनुसार सो कोपीस और जलालाबाद में सो अशोक ने स्तूप बनवाए थे, और साथ ही कश्मीर में उसने राज्य में सो इसको सम्मिलित किया था। उत्तर में अशोक के अभिलेख देहरादून जिले के सो कालसी और नेपाल के तराई में सो रुमदेई स्थान, हाँ, और सो निगसी में भी इनके ये मिले हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने नेपाल में ललित पाटनस नामक स्थान पर नगर बसाया। संक्षेप में उत्तर में उनका राज हिमालय तक फैल गया था। दक्षिण पश्चिम में सो चिरतौर और सोपारा में उसके अभिलेख भी मिले हैं। अब देखिए, अशोक के राज्यकाल में सो यमन राज और तुकस सौराष्ट्र का भी सो राज्यपाल की बात हुई है, और यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है। अतः सो दक्षिण की और पश्चिम में सो भी अशोक के राज्य में सम्मिलित था। दक्षिण में मस्की, बरगाड़ी और मैसूर के चित्तौड़गढ़ जिले तक उनके अभिलेख पाए जाते हैं। पूर्व में बंगाल में उसके जो राज्य में शामिल था उसका प्रमाण मिला है। यहाँ अशोक के स्तूप बनवाए गए थे। कलिंग विजय तो समझिए जो अशोक ने स्वयं सो अशोक ने ही की थी, और इस प्रलेख में पूरी जिले में धोली, और गजग जिले में सो जोगर में इसके शिलालेख मिले हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अशोक राज्य जो है, या अशोक का राज हिंदू कुश व बंगाल तक और हिमालय से मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व में कलिंग से पश्चिम में सौराष्ट्र उसके राज में सम्मिलित थे। संभवतः प्राचीन भारत में किसी अन्य राजा का राज इतना विस्तृत नहीं था। इस तरह अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम राजा हुआ जिसने भारत को इतने बड़े भूभाग को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा, और सो सफलतापूर्वक बांधा, जो स्मरणीय है और इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक महान धर्मवेत्ता और प्रचारक के रूप में भी इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति है, प्रसिद्धि है। सम्राट अशोक अपनी धार्मिक नीति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। कलिंग युद्ध के बाद उसने अपने प्रजा की भलाई में सारा जीवन लगा दिया। जीवन का मार्गदर्शन बदल गया। जीवन की जो उद्देश्य था या तथ्य था उसमें महान परिवर्तन आ गया। बौद्ध धर्म का प्रचार ही उसके लिए सब कुछ रह गया था। उसी को उन्होंने अपने तन मन धन सब कुछ के रूप में अंगीकार कर लिया था। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने हृदय में उतार लिया था। यह सही है कि बौद्ध भिक्षु अपने को सही अर्थ में उन्होंने बना लिया। उसने अपनी ठाठ बाट और वो अय्यासी और तथा ठाठ बाट की जिंदगी से लेकर के राजसी व्यवस्था को छोड़ करके सरल और सत्य जीवन बिताना शुरू कर दिया। उसने मदिरा पान, इसके बाद शिकार खेलना, मांस भक्षण आदि का परित्याग कर दिया। उसने धार्मिक विचारों को जनता पर जबरदस्ती नहीं लादा, बल्कि उसने अपने धार्मिक विचारों को ग्रहण करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने विवेक के द्वारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसके विचार विश्व के सभी धर्मों के मूल सिद्धांत का निचोड़ था। उसने सभी सिद्धांत को सर्वमान सिद्धांत के रूप में अपनाने का भरसक प्रयत्न किया। उसके सभी सिद्धांत जो है सो सर्वमान सिद्धांत है। उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं कि माता पिता और पूर्वजों की सेवा करना, ब्राह्मण मित्रों संबंधियों श्रमणों आर्तों आदि के लिए दान, दया और श्रद्धा का भाव रखने का परंपरा उन्होंने विशेष रूप से शुरू की।
भाव रखना, सत्य, संयम, भक्ति, शौच, कृतज्ञता और माधुर्य इत्यादि गुणों को अपनाया। सेवकों के प्रति सद्व्यवहार, थोड़ा संग्रह और थोड़ा खर्च आदि नीति नियम किसी एक खास धर्म के गुण जो है सो नहीं, बल्कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत के सार हैं। देवता प्रिय शब्द से उसे आजीवन प्रेम रहा। इस प्रकार वह आपको कैमरेंटाइन और सेंट पॉल से भी अधिक धर्मपरायण दिखने लगे। कारण यह है जो जीवन में एक मोड़, टर्निंग पॉइंट के बाद जो भावना आई वह आजन्म उनमें रह गया। अब जब एक महान आदर्शवादी के रूप में देखेंगे तो अशोक एक महान आदर्शवादी सम्राट था। उसने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में महान आदर्शों का पालन किया था। शांति, सद्भावना और युद्ध विराम आदि उसके उच्च आदर्श थे। सहिष्णुता उसके धार्मिक क्षेत्र का प्राण था। उपरोक्त बातों से अशोक की महानता सिद्ध होती है जो विश्व के अन्य सम्राटों में नहीं पाई जाती। इस प्रकार अशोक में सो आदर्शवादिता के गुण कूट कूट करके भरी पड़ी थी। अब देखिए इतने महान शासक के सुशासन प्रबंध कैसा था। तो मौर्य शासन प्रणाली पहले से ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सर्वजन कल्याण की रही थी। अशोक अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। सच्चे दिल से वह प्रजा की सेवा को सो ईश्वर का सेवा मानता था। उनकी सेवा सदैव सो लोकप्रिय और सर्वप्रिय रहा था। वह अपनी जनता को पुत्र के समान मानता था। प्रजा के हित की चिंता सो द्वितीय कलिंग के जो शिलालेख है उसमें भी मिलती है। उसमें कहा गया है या लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि मेरी संतति हम लोग और परलोक सब प्रकार से समृद्ध तथा सुखी होंगे। ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रजा की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। चौथे स्तंभ लेख में अशोक की प्रजा पर इस प्रकार की भावना है। उसमें लिखा है, मैंने यह सर्वत्र क्या है कि जब समय में चाहे मैं भोजन करता रहूं या रविवास में रहूं, चाहे शयनगार में रहूं, चाहे उद्यान में सो सर्वत्र प्रतिवेदक प्रजा के कार्यों ही मुझे सूचना दे। मैं प्रजा के कार्य में सर्वत्र करूंगा और करता रहूंगा। आगे उसने कहा है कि मैं जो कुछ पराक्रम चाहता हूं वह इसलिए कि प्राणियों के प्रति मेरा ऋण है, उससे मैं उग्रीन हो जाऊं और वहां लोगों को सुखी करूं और आलोक में उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊं। और वास्तव में एक प्रजा सो सबसे बड़ा सेवक होता है और उनका यह परम कर्तव्य और दायित्व भी होता है। और मैं जनता का सेवक हूं। साथ ही मैं उनके कर्तव्य को अगर जीवन भर निर्वहन करता रहूं, हर वक्त करता रहूं, जब भी मुझे चेतना है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी सुख की बात होगी। अशोक मंगलकारी आदर्शों और सिद्धांत के समर्थक थे और अशोक के मंगलकारी आदर्शों और सिद्धांतों ने देश के राजनीतिक जीवन में आदर्शवादिता, पवित्रता और कर्तव्य परायणता का सुंदर प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिससे आपको स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन प्रणाली को उदार तथा मंगल कल्याणकारी आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है और सबों के लिए यह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। इसके अलावे संक्षेप में सम्राट अशोक के शासन प्रबंध का भी कुछ बात को देखा जा सकता है। शासन प्रबंध बहुत कुछ वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य का था। राजा का परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा के उच्च पदस्थ अधिकारी महामात्य कहलाते थे। मुख्यमंत्री शायद अमात्य कहलाता था। विभागीय अध्यक्ष
अध्यक्ष को मुख महर्षुकारा ख कहा जाता था। इसके बाद सो धर्म महापात्र नैतिक विभाग के देखभाल क्या करते थे। स्त्री अध्यक्ष महापात्र स्त्रियां के विभाग की सो अध्यक्ष थी। सीमाओं का देखभाल करने के लिए अधिकारी और अंतताल होते थे। ये संभवतः चारागाहों के मंत्री को सो ब्रजभूमि कहा जाता था। साथ ही साथ वह राजदूत बनाकर भी विदेश में भेजा करते थे। जहाँ तक वैदेशिक नीति की ये है, वह आपको 13वें वर्ष में अशोक भारत के अंदर सो दिग्विजय करके एक छात्र साम्राज्य स्थापित कर विदेशी राज्यों के राजाओं से मित्रता की नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने भारत के सीमाओं के अंदर ही सो दिग्विजय की नीति छोड़ दी। पहले कलिंग अभिलेख में सो अशोक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि साम्राज्य की सीमा पर स्थित जो स्वतंत्र राज है उससे भयभीत हों तथा विश्वास रखें कि अशोक से वे सुख की प्राप्ति करेंगे, न कि शोक। इसके विचार में सबसे बड़ा सो विजय धर्म विजय है। वह स्वयं कहता था कि जब कुछ सो युद्ध के नगाड़ों के स्थान पर धर्म प्रचार की ध्वनि को सो अपनाई जाए तब यह सो सार्थक होगा। उसने अपने पुत्र पौत्रों से भी आशा की वे दिग्विजय की नीति को तिलांजलि देकर के धर्म विजय की नीति को अपनाएं। उसने इच्छा व्यक्त की कि मेरे कारण किसी प्रकार की चिंतित न हो, मुझ पर विश्वास रखें, उन्हें इस व्यवहार का फल सुख से ही मिलेगा और शोक जो है किंतु वे भली प्रकार समझ लें कि मैं उसकी एक भी गलती क्षमा कर सकता हूँ, उससे सो पूरे नहीं। यदि वे उपद्रव करेंगे तो उन्हें दंड के लिए सो विवश होना पड़ेगा। जहाँ तक न्यायपरता की बात है तो अशोक की शासन जो थी सो एक उत्कृष्ट प्रकार की थी। न्याय शासन के लिए सो राज्य कुछ निश्चित क्षेत्रों में बांट दिए गए थे। न्यायाधीश स्वतंत्र और निर्भीक होता था। राजा की ओर से उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। न्यायाधीश का कार्य दंड देना और पुरस्कृत करना भी था। मृत्यु दंड मिलने के स्थिति में सो अपील के लिए 3 दिन का सो समय मिल जाता था और वह अपील तब किया जाता था। न्यायाधीश के लिए आवश्यक था कि वह कानून का समुचित ज्ञान अर्जन किए हों। उसे आदेश भी था कि अशोक जो राजा हैं ने सो आपको पंचदारी की कठोरता के साथ सो अपनाया है। राज्याभिषेक सो वर्षगांठ पर जब बहुत सारे कैदियों को सो छोड़ दिया जाता था। अशोक की व्यवस्था के लिए सो बड़ा ही सम्मिश्रित व्यवस्था थी, पर दंड विधान को उसने सो हटाया नहीं। शक्ति और व्यवस्था के लिए वह दंड विधान को आवश्यक मानता था। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जब देखें तो हम पाते हैं कि अशोक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी किए। उसने मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन पशुओं के लिए भी औषधालय बनवाए थे और औषधि की सुविधा हेतु जड़ी बूटी का प्रबंध किया था। सड़कों के किनारे सो राज्य की ओर से कुएं खुदवाए गए थे। पानी में उतरने के लिए सो सीढ़ियां बनवाई गई थी। आम और वट वृक्ष भी राज्य की ओर से लगवाए गए थे ताकि मनुष्य पशु उसकी छाया में विश्राम करे। सम्राट रानी और राजकुमारी की अलग अलग दानशालाएं होती थी। दान वितरण का कार्य सो बख्यों को सौंपा गया था। इस प्रकार अशोक ने एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। पुनः जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह भी पाते हैं कि अशोक ने
कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में सो देवपाटन नामक सो शहर बसाया, जो आज भी सो पाटन के नाम से बहुत ही उत्कृष्ट रूप से जाना जाता है। नेपाल का यह अभी आज के डेट में उत्कृष्ट शहर ही नहीं, वह एक टूरिस्ट प्लेस के जैसे है। श्रीनगर में उसने 500 मठ बनवाए, जिसमें रहने के लिए 100 के लिए बौद्ध विद्वानों को भी बुलाया। पाटलिपुत्र में अशोक का महल अत्यंत ही सुंदर था। अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 विहार बनवाए। उसने 500 स्तूप कश्मीर में और शेष भारत में 180 स्तूप बनवाए। स्पष्ट है कि जो स्तूप सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही उन्होंने बनवाए। उसने अनेक स्तंभों का निर्माण 50 फीट की ऊंचाई पर करते थे और वह उनको निपुणतापूर्वक करवाया। अशोक स्तंभ के नाम से यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और अभी भी प्रसिद्ध है। अशोक गया के निकट बरवार और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर कई दरीगृह बनवाए। उसमें सबसे बड़ी लंबाई 112 फीट और चौड़ाई 52 फीट की है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। उसका दरबार शीशों की भांति दिखाई पड़ता था और चमकदार था। तो लेकिन जब इनके अशोक के अंतिम दिन की बात करें तो दिव्यादान के अनुसार अशोक के अंतिम दिन सुख से नहीं बीते। वस्तु स्थिति भी जो कहता है, राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार 62 वर्ष की अवस्था में 236 ईस्वी पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। पुनः डॉक्टर स्मिथ के अनुसार 40 वर्ष राज करने के पश्चात अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुई। लेकिन मृत्यु ऊंची उम्र में और स्वस्थ शरीर में नहीं, बल्कि उसके समय में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संसार के संक्षिप्त इतिहास में अशोक को सबसे बड़ा राजा कहा जाए और साधारण मनुष्य से ऊंचा उठा हुआ था। वह गुणों का पूंजी था। उसमें धार्मिक विचार, उच्च समाज के हित की अभिलाषा, सुसंगठित शासन प्रबंध, विशाल साम्राज्य, प्रजा कल्याण की कामना, मानव समाज के हित की अभिलाषा आदि संसार के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो उसमें अंतर्निहित था। फिर जब D.A. स्मिथ की बात करते हैं तो वह लिखते हैं, अशोक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपनी बातों को इस तरह कहा है, यदि अशोक में योग्यता नहीं होती तो वह अपने विशाल साम्राज्य पर 40 वर्षों तक शासन सफल रूप से नहीं कर पाता और अपना अमर नाम नहीं छोड़ जाता। उसे लोग सहस्त्र सालों तक याद करने से भूल नहीं सकता है और आज भी वह मरकर अमर है। इस तरह देखा जाता है कि अशोक भारत के सफलतम शासक रहा। इतिहास उनको आज 2000 से अधिक वर्षों से याद कर रहा है और भविष्य में भी कतिपय पीढ़ी करते रहेंगे। यह बहुत सारे इतिहासकारों का मत है। मैं भी उनकी रचनात्मक एवं कल्याणकारी कार्य का प्रशंसक हूँ। क्या